स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश के 5 में से 3 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ ही अब बीजेपी ने आम जनता से संपर्क अभियान को बड़े स्तर पर करने का काम किया जाएगा। और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 4 और 5 तारीख को हरिद्वार लोकसभा में लाभार्थी सम्मेलन के 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मौजूद रहेंगे और दूसरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे। क्योंकि व्यस्तता के कारण 2 तारीख का कार्यक्रम स्थगित हुआ है। इसके अलावा 4-5 तारीख को मार्च मेरा और माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास अभी 2 दिन का बना है। लाभार्थी सम्मान समारोह हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ चुनिंदा लाभार्थियों को हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। 4 तारीख को हमारा संगठनात्मक जिला है लोकसभा हरिद्वार के 2 जिले, एक हरिद्वार जिला, एक रुड़की जिला। हरिद्वार जिले की सभी विधानसभाओं का बूथ के पन्ना प्रमुख से लेकर उस ऊपर कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन हम बक्सर में करेंगे। बढ़ते आगे खबर देहरादून से, जहां अभी तक बीजेपी लाभार्थी संपर्क अभियान चला रही है। ऐसे में अब बीजेपी लाभार्थी सम्मेलन भी आयोजित करने जा रही है और इसकी शुरुआत 4 मार्च से उन विधानसभा इलाकों से बीजेपी कर रही है जहां 2022 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी हारी थी। सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष 4 मार्च से लाभार्थी सम्मेलन की हरिद्वार और रुड़की से शुरुआत करेंगे। साथ ही 5 मार्च को उत्तरकाशी जिले में भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक बूथ पर जो केंद्र प्रदेश सरकार के योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे संपर्क का कार्यक्रम चल रहा है और लाभार्थी संपर्क अभियान चल रहा है। इसके साथ ही लाभार्थी सम्मेलन का भी विधानसभावार इसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और 4 तारीख से आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2022 के चुनाव में किन्हीं कारणों से हम जो 23 विधानसभाएं हार गए थे चुनाव में, उन विधानसभाओं में पहले चरण में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी का प्रवास का कार्यक्रम लगाया जा रहा है, जिसमें वो लाभार्थी सम्मेलन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख से ऊपर के जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो सम्मेलन विधानसभा में आयोजित हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। तुषार, लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, क्या जानकारी है? जी, कल से जो लाभार्थी सम्मान सम्मेलन किया जाएगा पूरे प्रदेश भर में और फोकस ये रहेगा कि जो हारी हुई 23 सीटें हैं उस पर जो प्रचार प्रसार है वो तेज़ किया जाए और उसके लिए जो नेतृत्व थामा है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने थामा है। तो कहीं जो पार्टी है वो तैयार है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो लगातार चुनावी मोड में रहती है और ऐसे में उन्होंने पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन जिस तरह लोकसभा की 3 सीटों के नाम सामने आ गए हैं उससे कहीं ना ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो प्रचार प्रसार है वो पार्टी का वो तेज़ किया जाएगा और उसी के तहत 4-5 तारीख से जो लाभार्थी सम्मान सम्मेलन है वो पूरे प्रदेश भर में किया जाएगा। 4 और 5 तारीख को हरिद्वार लोकसभा में इसमें पूरा तरह से सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें पहले दिन हरिद्वार जिसमें महेंद्र भट्ट शामिल रहेंगे। वहीं रुड़की की मैं बात करूं, रुड़की जिले में भी एक लाभार्थी सम्मान सम्मेलन करना है, वहां पर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना मोर्चा संभालेंगे। तो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है कि पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो संभाला जाए, लाभार्थी है उनसे बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता है उनसे सीधा जुड़ा जाए, क्योंकि जो लक्ष्य रखा है कि हर जो लोकसभा सीट होगी उसमें 5 लाख अधिक वोटों से भाजपा जीतने वाली है। तो ऐसे में लक्ष्य बड़ा है, ऐसे में जीत के लिए जो मेहनत है वो अत्यधिक करनी होगी। तो इसके लिए जो मोर्चा है वो खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उठाया है। जी
तुषार, अगर बात करें जिम्मेदारियों की, तो इसकी जिम्मेदारी जो है पार्टी के और कौन कौन से नेताओं को सौंपी जा सकती है, क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी हारी थी उसको लेकर जो है पूरी तरह से कोशिश की जा रही है, लगातार पार्टी की ओर से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही ताकि इस बार जो है बीजेपी जीत हासिल कर सके। देखिए, बीजेपी का जो संसद का चुनाव था, उसमें 2 बारी से तो भाजपा ही पांचों सीटों पे कमल खिला रही है और ऐसा माना जा रहा है तीसरे टर्म में भी जो भाजपा है वो पांचों सीटों पे अपना कमल खिलाएगी। तो ऐसे में विधानसभा के जो बूथ स्तर के लोग हैं उनको अपनी पार्टी की विचारधारा से सीधा जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि किस तरह से जो पार्टी है, जो लाभकारी योजना केंद्र और राज्य के द्वारा चलाई जा रही है उसे जन जन तक पहुँचाया जाएगा, ताकि जो लोग हैं उस योजना का लाभ भी उठा सके और साथ साथ पार्टी की जो विचारधारा है, जिस तरह से पार्टी कार्य कर रही है उससे सीधा जुड़ सके। तो इसी के तहत हर विधानसभा में, चाहे वो हारी हुई विधानसभा हो या फिर जीती हुई, वहाँ पर अत्यधिक वर्क करने की ज़रूरत है और उसके लिए जो मुख्यमंत्री है उन्होंने बेड़ा उठाया है। और साथ साथ मैं बता दूं, सभी सांसदों को इसमें जिम्मेदारी दी गई है और साथ साथ जितने भी राज्यसभा सांसद हैं और साथ साथ जितने भी कैबिनेट मंत्री के साथ जो विधायक हैं भाजपा के, उन्हें अपने विधानसभा में और साथ साथ जितने भी उनके क्षेत्र हैं वहाँ पर ये सम्मेलन करने के निर्देश दिए गए हैं। पहले लाभार्थी अभियान चलाया गया था भाजपा के द्वारा, जिसमें जन जन तक जो कार्यकर्ता है वो लाभार्थियों तक पहुँचे थे, कार्यकर्ताओं तक पहुँचे थे, लोगों तक पहुँचे थे। जो जनमानस है, आम जनमानस, वहाँ पर उन्हें जो केंद्र की और राज्य की योजना है उनसे जुड़ने का अपॉर्चुनिटी उन्हें दी गई, उन्हें फ़ायदा दिया गया। इसके बाद जो विचारधारा है अब उनसे सीधा जोड़ा जाएगा और लाभार्थियों को सम्मान करने की जो प्रथा है वो भाजपा अब आगे बढ़ाते हुए नजर आएगी। जी, अभी तक जो है इसको लेकर कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी है और क्या कुछ अभी बाकी है? देखिए, पन्ना प्रमुख बनाए गए थे इसके लिए और इसके तहत आज एक बैठक भी की गई पन्ना प्रमुखों की, जिसमें हरिद्वार की, जिस तरह से 4 तारीख को हरिद्वार में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, उसके बाद 5 तारीख को ये माना जा रहा है कि उत्तरकाशी समेत रुड़की जिले में एक कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या महेंद्र भट्ट रहने वाले हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूर पार्टी स्तर में हमेशा की तरह जो प्रभावित लोग हैं उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है। वहाँ के संसद, वहाँ के जितने भी विधायक हैं और साथ साथ जितने भी वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं उन्हें जिम्मेदारी दे दी गई है। वो अपनी व्यवस्थाएं में लग चुके हैं और पार्टी का जो मकसद होता है भारतीय जनता पार्टी का, अगर कुछ रेगुलेशंस ऊपर से दिए गए हैं, कुछ निर्देश ऊपर से दिए गए हैं या कोई कार्यक्रम कराना है, तो उसमें जी तोड़ से जो निचले स्तर का कार्यकर्ता भी है, बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, वो भी जुड़ जाता है। जी तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे खबर देहरादून से, जहां राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वसंतोत्सव पर राजभवन में लगी आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वसंतोत्सव के मौके पर इस 3 दिन आर्ट गैलरी और फोटो प्रदर्शनी में चित्रकारों ने ग्रामीण और शहरी परिवेश, लोक परंपराओं, आध्यात्मिकता सहित उत्तराखंड की जीवंत संस्कृति का चित्रण करते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार चित्रण किया। इसके अलावा फोटोग्राफर्स ने प्राकृतिक चित्रों सहित जीव जंतुओं और विभिन्न प्रकार के सुंदर फोटोग्राफ्स भी लगाए थे, जहां राज्यपाल ने सभी चित्रकारों और फोटोग्राफरों से बातचीत की, साथ ही उनकी बेहतरीन फोटो और पेंटिंग्स के लिए उनकी सराहना भी की। कई चित्रकारों की पेंटिंग्स खरीदकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 21 प्रकोष्ठों के संयोजकों के सह संयोजकों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी 2024 के संकल्प पत्र में आम लोगों से सुझाव के बारे में चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ सभी प्रकोष्ठों के संयोजक भी इस बैठक में शामिल रहे। जिस तरह से बीजेपी अभी 3 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है, ऐसे में बीजेपी का अब अगला फोकस संकल्प पत्र बनाना है। और उत्तराखंड में निवेश और औद्योगिक विकास के परिणाम आने के जो है वो सामने आने लगे। प्रदेश के अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इससे यहाँ बेरोजगारी दर घटी है, वहीं बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे। आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में उत्तराखंड की जीडीपी 3.5 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के अंदर किया। जो उद्योगपति थे उनकी आवभगत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। एक नारायण दत्त तिवारी थे, उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री,
जिन्होंने बिना इन्वेस्टर समिट करे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री उत्तराखंड के अंदर लेके आए। उस समय पे 2000 बड़ी इंडस्ट्री, चाहे टाटा है, बजाज है, किरबी है, हिंदुस्तान है, बड़ी बड़ी कंपनी उत्तराखंड के अंदर आई और यहाँ के बेरोजगार युवकों को 70% उसमें रोजगार दिया गया। आज करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट होने के बाद भी यहाँ पे कोई ऐसी नीति नहीं है कि यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया जाए। ऐसी कोई नीति नहीं बनाई कि यहाँ जो बेरोजगार युवक हो उनको कोई यहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए कोई सब्सिडी दी जाए। आज स्थिति यह है कि उद्योगों की स्थिति, जो उस समय पे कांग्रेस के समय पे उद्योग आए थे, वो आज यहाँ से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। और वहीं उधम सिंह नगर जनपद में 1316 बूथों पर 2,72,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो के 12 केस मिलने से 2 साल बाद फिर से पोलियो के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड के निर्देश पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। सीएमओ डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियान की जानकारी दी। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का संचालन किया जा रहा है पूरे देश में। और जैसा कि रिपोर्ट्स हैं, WHO की रिपोर्ट्स हैं कि जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हमारे नियर बाई कंट्री हैं, उनमें अभी भी वाइल्ड पोलियो ऐसे केसेस आ रहे हैं। तो उसी के क्रम में इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि इस साल जो है पूरे देश में एक साथ, जैसे पूर्व में पल्स पोलियो अभियान चलता था, उसका 3 तारीख को बूथ एक्टिविटी कराई जाएगी और 4 तारीख से 9 तारीख तक हाउस टू हाउस जैसे विजिट करके टीमें जो है पोलियो की खुराक लाती थी, वो एक्टिविटी जो है उनके द्वारा की जाएगी। बढ़ते आगे, अलकनंदा भूमि संरक्षण वन विभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज ने ग्राम सभा बड़गांव में सभी स्थानीय किसानों के लिए 2-2 अखरोट के पेड़ फ्री में बांटे। आपको बता दें कि गोपेश्वर जोशीमठ रेंज के द्वारा लगभग सभी ग्रामीण इलाकों में हर साल फलदार वृक्ष और खेती संबंधित बीज दवाइयों का मुफ्त में वितरण किया जाता है, जिसको लेकर तमाम ग्रामीण इलाकों में सभी किसान काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। बड़गांव गांव के सभी स्थानीय किसानों ने अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज का दिल से आभार जताया। आपका मीटिंग का आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि ये जो हमारे जो अखरोट के पेड़ हैं, ये अलकनंदा भूमि संरक्षण गोपेश्वर विभाग के द्वारा हम प्रत्येक परिवार को पेड़ दिए गए हैं, जिसमें सभी ग्रामवासियों का स्वागत किया। अलकनंदा वन प्रभाग का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके द्वारा आज सभी कृषकों को ये जो कलमी अखरोट का पेड़ यहाँ पे वितरण किया जा रहा है। इससे पूर्व भी अलकनंदा वन प्रभाग द्वारा समस्त किसानों को मटर का बीज और पिछले वर्ष आलू का बीज दिया गया, जिससे कि सभी किसान काफ़ी उत्साहित हैं। इसी तरह से हर वर्ष अलकनंदा वन प्रभाग प्रत्येक किसानों को बीज, सेब के पेड़, अखरोट के पेड़ हर वर्ष वितरण कर रही है। इसके लिए वन प्रभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं शारदीय कावड़ यात्रा शुरू होते ही धर्मनगरी हरिद्वार बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी है। बता दें कि कावड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने पूरे मेला क्षेत्र को 4 जोन में विभाजित कर दिया, जिसमें डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी मौजूद रहेंगे। तभी एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि शारदीय कावड़ मेले में मुरादाबाद और बिजनौर से ज्यादा संख्या में कावड़िए आते हैं और बताया कि कावड़ यात्रा का मेन टाइम 5 मार्च से 8 मार्च तक का है। साथ ही बताया कि जिसमें मैक्सिमम फोर्स के साथ ही रूट डाइवर्स भी किया जाता है। शारदीय कांवड़ मेले में जो खासकर हमारा मुरादाबाद, बिजनौर इधर साइड से ये ज़्यादा इसमें लोग आते हैं। तो जो हमारा श्यामपुर थाना है कोतवाली के अंतर्गत ये सारी चीज़ें जो हमारे रूट्स हैं उनको हम लोगों के द्वारा एक बार स्थलीय निरीक्षण किया गया था, जहाँ पर भी आवश्यक जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो किए जा रहे हैं। एसपी सिटी इसमें नोडल ऑफिसर है, उनके नेतृत्व में ये पूरा फोर्स इनको दिया जा चुका है। और जो मेन टाइम है 5 तारीख से 8 तारीख तक, उस समय मैक्सिमम फोर्स रहेगा। रूट डाइवर्जन का भी प्लान इसमें हम लोगों के द्वारा जारी किया जाएगा। मैंने मांगा कुछ नहीं है भोलेनाथ से, बस मेरी इच्छा यही है कि मैं सही तरीके से कावड़ अपनी भोले को समर्पित कर पाऊँ, बस यही मेरी इच्छा है। वो तो आँखों में बसा हुआ है, वो तो दिल में बसा हुआ है, उसके लिए तो आँख बंद करके पता ही नहीं लगता। अगर दिक्कत भी कोई आती, अभी ये महाशिवरात्रि में है, इस यहाँ पे दिक्कत थोड़ी बहुत आती है,
इसलिए आती क्योंकि यहाँ पे शिवर नहीं मिलते, और हमें देखना पड़ता कि अगला मंदिर, मान लो हम अगर 50 किलोमीटर चल लिए, अगर अगला मंदिर 15 किलोमीटर बाद भी है ना, तो उसके बाद भी हमें चलना ही पड़ता है, चाहे कितनी रात हो रही हो। हम शिव भोले के भक्त हैं, कावड़ लेने आए हैं हम, हमारे सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं, होती रहेंगी। सबसे बड़ी महाजय शिवरात्रि है सर्दी की, इसलिए लेके जाते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी। मान्यता ये है, बहुत सालों से आ रहे हैं, कुछ मनोकामनाएं पूरी होती हैं इसीलिए आ रहे हैं, आते रहेंगे, जब जब जैसे बोले हैं करते रहेंगे, वैसे वैसे आते रहेंगे। औरों की ऐसा बोल रहे हैं, आओ एक बार आओ, संकल्प लो, पूरा होगा 101% होगा। मकसद ऐसा है, जो भी हम मांगते हैं वो मिलता है। सुख सकते हैं, जैसे भोले के सुख ली, किसी बाबा को सीख ली, मनोकामना अपनी अलग अलग है, जिन्हों मर्जी मान लिए, पर जिद्दां आपां शंकर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ हैं, कोई पीर खाने ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, कोई गुरुद्वारे ਜਾਂਦਾ, कोई मस्जिद ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਂ ਸਾਨੂੰ कावड़ तो सारा कुछ मिले आज तक, तो मिलता रह रहे हैं। और खबर चमोली से है, जहां मतदाता जागरूकता अभियान के तहत दिव्यांग रथ के जरिए लोगों में घर घर जाकर दिव्यांग मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग कर सक्षम ऐप की जानकारी दी जा रही है। जिले में निर्वाचन आयोग की ओर से शुरू किए गए सक्षम ऐप दिव्यांग मतदाताओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। साथ ही जनपद के 100% दिव्यांग मतदाताओं का सक्षम ऐप पर पंजीकरण करवाने का प्रयास किया जा रहा है। लोकसभा निर्वाचन मार्च महीने से प्रारंभ होने हैं, तो उसके क्रम में जनपद स्तर पर मतदाता जागरूकता हेतु बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसका एक विशेष जो सेगमेंट है, वो जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, उनको हमें सभी को हम उनके मताधिकार को प्रयोग करने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, तो उनके लिए व्यवस्था करें, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसमें एक कड़ी जो है कि उनके तक ये मैसेज पहुँचे कि जो निर्वाचन आयोग है और जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से क्या उनके लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। जैसे उसमें सबसे प्रथम एक सक्षम ऐप है निर्वाचन आयोग का, उसमें जो हमारे सभी दिव्यांग वोटर हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुट गई है, लगातार प्रदेश में प्रचार प्रसार भी कर रही है। वहीं कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित प्रदेश प्रभारी और कई गणमान्य नेता देहरादून आ चुके हैं। बीजेपी ने अपने 3 प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन कांग्रेस अभी मंथन कर रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में अब 6 मार्च को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद यह कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने वाले दावेदारों पर मंथन कर प्रदेश के 5 लोकसभा सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। कुछ तो शॉर्ट लिस्ट किया है, 40 को हम लोग लगभग 15-16 पे हम ले आए हैं, और 6 तारीख के आसपास मेरे को लगता है कि 6 तारीख को दोबारा बैठक है, और तब तक हमारी सर्वे इत्यादि जो भी रिपोर्ट्स आनी होंगी हाईकमान के पास वो आ चुकी होंगी। और इस बीच क्योंकि हिमाचल का जो घटनाक्रम हुआ है और भी कुछ चीज़ें हैं, उनको लेकर पार्टी व्यस्त है, तो 6 तारीख को भी। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी, रात से लगातार हो रही बारिश, ओली में बर्फबारी की हुई शुरुआत। फिर से ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जो है हो रही है, और ओली में बर्फबारी की शुरुआत हो गई है, और एक बार फिर से ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो रात से ही लगातार बारिश हो रही है। देहरादून से ये जानकारी सामने आ रही है। जहां ओली की बात करें तो बर्फबारी की शुरुआत हो गई है, और ऊंचाई वाले इलाकों में भी जो है ये हालात देखे जा रहे हैं, और इसके चलते जो है ठंड काफी बढ़ गई है। और देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।